हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि भारतीय विदेशों से भारत में इतना पैसा भेजते हैं जितना पैसा दुनिया में किसी भी देश में रेमिटेंस के तौर पर प्राप्त नहीं होता। भारतीयों ने, अगर हम RBI के लेटेस्ट डेटा को देखें तो वर्ष 2024-25 में लगभग 135 अरब डॉलर जो है भारत में भेजा है और यह 135 अरब डॉलर पूरी बांग्लादेश की GDP के बराबर है। आज हम इसी इकोनॉमिक फिनोमेना को यूपीएससी के नजरिए से समझेंगे और देखेंगे कि ये आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि किस तरीके से ये पैसा हमारे देश के विकास में जा रहा है, क्या वास्तव में ये विकास का संकेतक भी है अथवा यह हमारी अर्थव्यवस्था की एक कमजोरी भी है। तो इन विभिन्न पहलुओं की चर्चा करने के लिए आज का वीडियो और सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट यही है कि भारत ने दुनिया में कीर्तिमान स्थापित किया है विदेशी रेमिटेंसेस प्राप्त करने में। प्रवासी भारतीयों ने इस संबंध में कमाल किया है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि रेमिटेंस क्या होता है, विश्व रिकॉर्ड क्या बनाया है हमारे देश के विदेशी प्रवासियों ने, इसका आर्थिक महत्व और यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता क्या है, इस रेमिटेंस के सोर्सेज क्या हैं, सरकारी नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा जिनकी वजह से ये रेमिटेंसेस हमें प्राप्त हुए, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति को लेकर इस संबंध में क्या क्या अपडेट्स हैं। क्योंकि ये जो आपका रेमिटेंसेस का मुद्दा है ये 2-3 पेपर में आपके काम आएगा। जैसे इंडियन इकोनॉमी का कोर सेगमेंट तो है ही है, लेकिन ये डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप इसको महत्वपूर्ण ढंग से समझेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और उसके पहले हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, यू शुड ज्वाइन इट। आपको अगर PDF चाहिए या कोई भी जानकारी या कोई भी डाउट है तो आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस वो पैसा होता है जो विदेशों में काम कर रहे भारतीय लोग अपने परिवारों को भारत में भेजते हैं। तो जो विदेशों में भारतीय हैं, वे जो पैसा घर भेज रहे हैं वो कहलाता है रेमिटेंसेस। ठीक है, ये पैसा पाउंड में हो सकता है, डॉलर में हो सकता है या किसी भी फॉरेन करेंसी में हो सकता है और ये आकर के भारत में जमा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई दुबई में काम कर रहा है इलेक्ट्रिशियन और वो अपने घर में अपने गांव में 20,000 रुपये महीने में भेज रहा है, या मान लीजिए कोई बच्ची इंग्लैंड में या न्यूयॉर्क में काम कर रही है IT इंजीनियर के रूप में और सालों डॉलर घर में भेज रही है। तो ये चीज़ जो हो रही है वो रेमिटेंस कहलाती है। अगर हम देखें भारत, तो भारत, चीन, मैक्सिको, ये वो टॉप कंट्रीज हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त करते हैं। अब भारत को जो रेमिटेंसेस प्राप्त हुए हैं उसके बारे में भी समझिए। भारत ने 135 अरब डॉलर का रेमिटेंसेस प्राप्त किया है और हमें देखना है कि यह राशि भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम भारत के नज़रिए से देखें तो भारत के टोटल मर्केंडाइज अप्रोच एक्सपोर्ट का ये लगभग 30% है। जितना भी हम वस्तुओं का एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उसका लगभग 30% वैल्यू रख रहा है ये रेमिटेंसेस। और उसके साथ साथ अगर भारत के एनुअल डिफेंस बजट की बात करें, वार्षिक रक्षा बजट की बात करें, तो वह इसका 3 गुना रेमिटेंस हमने प्राप्त किया है। इसके साथ साथ जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग होती है, हमारे यहाँ जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग की स्कीम्स हैं, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, प्राथमिकता के क्षेत्र का वित्तीयन, उसमें हम जितना एलोकेशन करते हैं उसका 27 गुना है यह रेमिटेंस। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। अगर हम बात करें वर्ष 2014-15 की, तो वर्ष 2014-15 में हमको जो टोटल रेमिटेंसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्राप्त हुआ था वो 69 अरब डॉलर का था। 69 अरब डॉलर का था और ये बढ़ करके अब हो गया है 135 अरब डॉलर, 135.46 अरब डॉलर टू बी एग्जैक्ट। तो ये ग्रोथ जो है, ये ग्रोथ अगर आप देखें तो 94.21% की ग्रोथ है और ये बहुत बड़ी ग्रोथ है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन कर लें इस पूरे डेटा का कि हमारे देश के साथ साथ अन्य देश कितनी रेमिटेंसेस प्राप्त करते हैं, तो आप पाएंगे कि भारत, जिसने
135 अरब डॉलर का रेमिटेंस पाया है, ये दुनिया में नंबर 1 है। मैक्सिको 68 अरब डॉलर का रेमिटेंस पाया है। चाइना 48 अरब डॉलर्स का पाया है। फिलीपींस 37 अरब डॉलर्स का पाया है। ये शुरुआत के 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस। आप इसको नोट कर सकते हैं, इंडिया, मैक्सिको, चाइना और फिलीपींस। ये 4 टॉप कंट्रीज हैं जिन्होंने रेमिटेंस पाया है। और अगर आप सारे डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत अकेला उतना रेमिटेंस रिसीव कर रहा है जितना मैक्सिको और चीन मिलकर कर रहे हैं। यानी नंबर 2 और नंबर 3 मिलकर के टॉप यानी कि इंडिया के बराबर हो रहे हैं। तो ये है रेमिटेंस का हमारा रिसीविंग, कितना हम प्राप्त करते हैं। अब हम इसके आर्थिक महत्व को देखें और यूपीएससी के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है इसको समझें। तो देखिए, भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट पर इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा फॉरेन करेंसी आ जाएगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। देखिए, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन है, उस नजरिए से देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन के नजरिए से देखिए तो रेमिटेंसेस करंट अकाउंट को स्टेबलाइज करते हैं, स्थिर करते हैं, और इसके साथ साथ ये ट्रेड डेफिसिट को भी कम करते हैं, यानी कि ये व्यापार घाटे को कम करेंगे, अकाउंट को स्टेबल करेंगे हमारे, और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है उसका एक रिलायबल सोर्स है, ये हमारे एक विश्वसनीय स्रोत हैं जिन्हें भागने की भी जल्दी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि ये एफडीआई से ज्यादा स्टेबल है। एफडीआई से ज्यादा स्थिर होते हैं, क्योंकि इस एफडीआई तो निवेश है जो जा सकता है, लेकिन ये हमारे देश को प्राप्त होने वाली वो अमाउंट है जो हमारे देश में खर्च करने के लिए आई है। तो निश्चित तौर पर ये एफडीआई से ज्यादा स्थिर है, जबकि एफडीआई एक वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट है। रेमिटेंस जो भी आएगा वो कंसिस्टेंस रहेगा। इकोनॉमिक साइकिल्स में भी रेमिटेंसेस में कम फ्लक्चुएशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति घरों में अपने पैसा भेज रहा है वो नॉर्मली उतना पैसा तो भेजता ही रहता है, क्योंकि उतने की ज़रूरत होती है घरों में। तो ये समझिए कि जब क्राइसिस होती है, जब क्राइसिस सिचुएशन में एफडीआई वाले भागते भी हैं तो भी ये रेमिटेंसेस कम नहीं होते, क्योंकि क्राइसिस में तो लोग फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इससे करेंसी में भी स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि जो डॉलर का इनफ्लो है, जो डॉलर विदेश से आ रहा है वो भारत के रुपए को सपोर्ट करता है, और हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी आती है, हमारी करेंसी की वैल्यू पर स्टेबिलिटी आती है। इसके साथ साथ ये फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इनडायरेक्टली। ये हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब आप समझिए कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं जब ये हमारे पास आ रहा है। हमारा व्यापार घाटा कम कर रहा है, हमारे यहाँ एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट ला रहा है, फॉरेन करेंसी ला रहा है हमारे देश में, करंट अकाउंट का डेफिसिट कम कर रहा है। आप यूं मान के चलिए कि जो रेमिटेंसेज हैं वे हमारे जीडीपी का 3 से 4% होते हैं, 3 से 4% हिस्सा होते हैं। तो एक जीडीपी का भी एक बहुत प्रभावशाली अंग है। और इससे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये जो पैसा है, जो रेमिटेंसेस है विदेश से जो भेजा जा रहा है, नॉर्मली ये कस्बाई क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं जो बाहर जा करके काम कर रहे होते हैं। तो ये रूरल इकोनॉमी में भी बूस्ट करता है। अगर आप देखिए, रूरल कंजम्पशन लेवल को भी बढ़ाता है, और इसके साथ साथ जब रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा, जब रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी, तो इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारे जीडीपी के लिए, हमारे देश के विकास के लिए एक बहुत ही सकारात्मक योगदान है। अब हमें ये जानना चाहिए कि हमारे यहाँ जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं इनके स्रोत क्या हैं, कहाँ से हमारे यहाँ इतना पैसा आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है इस समय यूएसए से, जो कि 37.5 अरब डॉलर का है, और पूरे रेमिटेंसेस का लगभग 27.7% है। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पर आपका यूएई है, जहां से 26 अरब डॉलर आ रहा है। यूके से 14.6 अरब डॉलर आ रहा है। इसके बाद सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है। ये अलग अलग देशों से हमें इतना पैसा प्राप्त हो रहा है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ से निकालने हो तो महाराष्ट्र का शेयर जो 2020-21 में 35% था, वो घट करके अब
20.5% हो गया है, जबकि केरल का शेयर 10% से बढ़कर 19% हो गया है। और ये दिखा रहा है कि जो नए सेक्टर्स हैं वहां पर भी रेमिटेंसेस अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये एक बेहतर ट्रेंड है जो हमारी इकोनॉमी में देखा जा रहा है। और अगर हम देखें तो यूपीएससी के लिए इस पैटर्न का अगर हम खास ध्यान दें, आईआर के रिलेशन से भी ध्यान दें, तो हमें क्या पता चलता है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर बड़े पैमाने पर लेबर माइग्रेशन हुआ है। यूएई देखिए टॉप सेकंड नंबर पर है। और इसके साथ साथ यूएस में जो इंडिया का डायस्पोरा है, जो इंडिया का विदेशी निवास भारतीय प्रवासी निवासी है, वो वहां में एक बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभरा है, क्योंकि आप देखिए कितना टॉप लेवल का कंट्रीब्यूशन हमें अमेरिका से प्राप्त हो रहा है। और इसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड नंबर पर यूके है, जो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ब्रेग्जिट के बाद भी यूके से हमारा स्ट्रॉन्ग इनवर्ड फ्लो अभी भी बना हुआ है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप समझें कि इन तीनों का महत्व क्या है। अमेरिका में भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह, एक बड़े क्लब की तरह काम कर रहा है, और भारतीय वहाँ के हाई एंड लेवल के जॉब पर, हाई पेड जॉब पर काम कर रहे हैं, जो लोग भारत में पैसा अपने घरों में भेज भी रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी इसका बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी तो हुआ है कि सरकार ने भी कई सारी योजनाएं बनाई, जिन योजनाओं का लाभ मिला और जिनके कारण लोग प्रोत्साहित हुए हमारे देश में या अपने घरों में पैसा भेजने के लिए। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वह है उदारीकृत प्रेषण योजना, यानी कि LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम लॉन्च की गई। और इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत यह घोषित किया गया कि $2.5 लाख वार्षिक सीमा व्यापार करने में आसानी दी जाएगी और ये रेमिटेंसेस के तौर पर प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट किया हमारे यहाँ, उस स्किल डेवलपमेंट से हमारे लोग ओवरसीज में जा करके काम करने को पाए, बहुत सारा अच्छे लेवल का जॉब पाए। इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के डिजिटल प्रयास किए गए, जैसे जनधन खाते खोले गए, रूरल बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग किया गया, इंटरनेट बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग किया गया, इससे वहाँ से पैसा भेजना और आसान हुआ, और हमारे यहाँ उसके रिकॉर्ड्स भी बेहतर ढंग से मेंटेन हुए। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रहा, डिजिटल KYC वगैरह भी कराया गया। तो इस तरीके से सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी, वित्तीय समावेशन भी इसका एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हमें बड़े पैमाने पर इसके आंकड़े भी सही तरीके से प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, लेकिन रेमिटेंसेस के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब इस तरीके से अगर हम पेमेंट के पैटर्न को देख रहे हैं, इस तरीके से अगर हम विदेशों से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति में क्या इसका असर पड़ेगा? तो पहली बड़ी चीज ये है कि भारतीय प्रवासी दुनिया में एक सॉफ्ट पावर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें तो विदेशों में भारत के लगभग 32 मिलियन भारतीय रहते हैं, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी वर्ग भारत में रहता है, विदेशों में रहता है। और इसके साथ साथ ये आर्थिक योगदान के साथ साथ विदेशों में भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को भी फैलाते हैं। और सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज़्यादातर बड़ी कंपनियों में भारतीय नेतृत्व के लेवल पर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और डिसीजन मेकर्स है। तो ये दुनिया भर में हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को बनाने में मदद करता है। अगर हम देखें सेक्टर वाइज या कंट्री वाइज भी देखना चाहें तो USA में अगर हम देखें तो H1B वीज़ा जिनके पास है वे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। H1B वीज़ा जिनके पास है वे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके साथ खाड़ी देशों में हमने बहुत सारे श्रम समझौते किए, श्रमिक सुरक्षा की बात करी। तो इस तरीके से अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर को फिनटेक हब के रूप में डेवलपमेंट करने में हमारी बहुत बड़ी साझेदारी रही, हमारे यहाँ के लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इस वजह से एक बड़ा लेवल का रेमिटेंस हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। एक और खास बात जिस पर ध्यान कम जाता है वो है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस
ये जो प्रवासी भारतीय दिवस एनुअली मनाया जाता है और भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़ा जाता है, नीतिगत घोषणाएं की जाती हैं विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए, उनसे निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है और उनको भारतीय जड़ों से दोबारा जोड़ा जाता है। तो इसका एक बड़ा फायदा मिलता है कि लोग अपने रूट्स की तरफ वापस आते हैं, भारत में अपना धन भेजते हैं और भारत को एक बड़े लेवल का रेमिटेंस प्राप्त होता है। तो ये रेमिटेंस कहाँ से आता है, क्यों आता है और भारतीय इकोनॉमी पर कैसा असर डालेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो बच्चे अभी हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं या अब तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो 2026 के लिए, 2027 के लिए या 2028 के लिए, किसी भी वर्ष के लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप अगले 3 सालों में कभी भी यूपीएससी देना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ 2026 के लिए इमीडिएट बैच अवेलेबल है और इसके बाद 27 और 28 के लिए लॉन्ग टर्म बैच अवेलेबल है, जिसमें हम आपको इंग्लिश में भी बैच दे रहे हैं, हिंदी में भी दे रहे हैं और इंग्लिश में भी दे रहे हैं। आप कोई भी बैच ले सकते हैं। 7 जुलाई से पहले अगर आप बैच लेते हैं, तो अगर 2027 के लिए ले रहे हैं तो 29,999 का पड़ेगा। इसी तरीके से हर वर्ष के लिए अलग अलग फीस है, लेकिन आपको हर फीस में, जैसे ये फीस बेसिकली बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। और अगर आप कोई भी कोर्स स्टडी IQ IAS का ज्वाइन करते हैं और उस पर PK लाइव का कोड लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पर नीचे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, जब आप एनरोलमेंट का प्रोसेस कर रहे होंगे ऐप पर, तो वहाँ पर आपसे फैकल्टी कोड पूछेगा या आपसे पूछेगा कोई भी कोड है क्या आपके पास। वहाँ पर आप एक कोड लगाइए PK लाइव, और आपको इस कोड को लगाते ही बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक कोर्स पर। चाहे आप ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप GS के किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, आपको एक बेहतर डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा। तो इसमें आपको बहुत सोचना नहीं है। इसी तरीके से हमारा अगला, जैसे आप देखें 2028 का बैच है, 2026 का बैच है, 2027 का बैच है, आपको सेम प्रोसेस करना है। PK लाइव कोड लगाना है। अगर आप 2028 में देने वाले हैं तो 39,999 का मात्र आपका बैच पड़ रहा है, ज्वाइन कीजिए। लगातार क्लासेस चलेंगी, लेकिन ये फीस जो है वो 7 जुलाई तक के लिए आपको वैलिड रहेगी। अब लास्ट पोर्शन पर आते हैं अपने रेगुलर वीडियोस के, और वो लास्ट पोर्शन है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को लगा करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत लगातार पिछले कई वर्षों से विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश रहा है। नंबर 2, भारत में रेमिटेंस का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी भारतीयों से आता रहा है। रेमिटेंस विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि नहीं करता क्योंकि यह निजी हस्तांतरण होता है। आपको बताना है निम्नलिखित में उपरोक्त में से कौन सा सही है, 1 या 2, 2 या 3, 1 या 3 या केवल 1, 2, 3। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और जब आप आंसर देंगे तो मैं निश्चित तौर पर आपको रिप्लाई करूंगा कि वो सही है या गलत है, या कोई सजेशन अगर आप चाहते हैं या कहीं पर आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।